अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कायनात तबस्सुम, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चे, आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, सेल साइकिल। इसमें सबसे पहले वर्ड हमारे पास टर्म आई है सेल। हम सब इस बात से अवेयर हैं सेल क्या होता है। बेटा, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल के अंदर हम बात करेंगे सब सेलुलर पार्टिकल्स की। सब सेलुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। वैसे ही सेल के अंदर सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। इन ऑर्गेनेलिस से मिलकर सेल बनता है। हमारे पास हमारे चैप्टर, हमारी हेडिंग हमें बता रही है, चैप्टर का स्टार्ट में बता रहा है कि सेल साइकिल मतलब हम इसमें सेल की बात करेंगे और सेल के अंदर होने वाले साइकिल की बात करेंगे। अब यहाँ पे टर्म आती है साइकिल क्या होता है। बेटा, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा साइकिल हम जानते हैं, नॉर्मली हम साइकिल किसे कहते हैं? जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर अगर आके एंड अप होती है उसे हम साइकिल कहते हैं। लाइक अगर हम लोग कोई चीज़ यूँ ड्रॉ करते हैं, इट्स नॉट अ साइकिल। लेकिन अगर हम कोई चीज़ यूँ ड्रॉ करते हैं तो इसे हम साइकिल कहेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने ड्रॉ की है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में आकर मर्ज हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेल्स, इसे हम साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के अंदर हम वो बात, अब इस सेल साइकिल के अंदर बेटा हम बात करेंगे डिवीजन की। सबसे पहले तो इसमें बात आपकी बुक में की गई है, उसने टर्म इस्तेमाल की रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता। लाइक रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा, ह्यूमंस में होगा। ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा, ये ओनली लिविंग्स के अंदर होगा। तो बच्चे लाइक ये जो पेन है ये क्या है? ये नॉन लिविंग है, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, ना इस रजिस्टर के अंदर हो सकती है। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमंस में, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होगी प्रोड्यूस सेम स्पीशी। जब रिप्रोडक्शन होती है तो सेम स्पीशी को प्रोड्यूस किया जाता है। लाइक अगर ह्यूमंस में है, प्लांट्स में है, तो प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स को, एनिमल्स प्रोड्यूस करेंगे एनिमल्स को, और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की तो ह्यूमंस प्रोड्यूस करेंगे ह्यूमंस को। अच्छा बच्चे, इसने एक और इसमें टर्म, उसने एक और पॉइंट को डिफाइन किया कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है, कि जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्शन ज़रूरी होती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी के लिए, मतलब नस्ल को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लाइक एक बंदा है, कोई इंसान है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार लेता है, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा और मतलब डेथ हो जाएगी, तो उसकी स्पीशी जो उसकी नस्ल है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसलिए रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा वो स्पीशी को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी होती है, ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होती। उसके डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले हम इसके कुछ फेजेस देखेंगे। सेल साइकिल के बेटा दो मेजर फेज होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज और एक फेज को कहते हैं हम डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर हमें जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं कर रहा। अब डिवाइड करने का मतलब क्या है? कि ये एक सेल है और ये सेल टू सेल्स में डिवाइड कर जाए, ये आ जाएगा डिवीजन सेल के अंदर। लेकिन सेल के अंदर हम जानते हैं ऑर्गेनेलिज हैं, इसके अंदर एक पूरा सिस्टम है, ऑर्गेनेलिज हैं। तो पहले इस सेल को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। नॉन डिवाइडिंग फेज को कहते हैं प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। डिवीजन जो फेज होता है बेटा ये माइटोटिक फेज होता है, इसमें प्रॉपर डिवीजन हो जाती है। अब हम नॉन डिवाइडिंग फेज को पहले डिफाइन कर लेंगे। नॉन डिवाइडिंग फेज में सबसे पहला हमारे पास जो है वो आता है इंटरफेज। इंटरफेज सबसे लॉन्ग फेज होता है, इसके अंदर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक का वर्ड यूज़ हुआ है। मेटाबॉलिक क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई चीज़ तोड़ फोड़ होती है। लाइक कुछ चीज़, छोटी चीज़ें जो हैं उनमें बड़ी चीज़ों की फॉर्मेशन होगी, और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल है उनकी उनकी ब्रेकडाउन होगी, वो स्मॉलर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसे कहते हैं। 90% जो टाइम होता है हमारे नॉन डिवाइडिंग फेज का, ये प्रिपरेशन करवाने के लिए सेल को डिवीजन के लिए, वो आ जाता है इंटरफेस में, कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि ये सबसे लॉन्ग फेज होता है। इंटरफेस की बेटा आगे हम इसकी मजीद इसकी टाइप्स डिवीजन में जाते हैं। सबसे पहले आता है जीवन। जीवन को हम लोग गैप वन कहते हैं। इसके अंदर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी सेल के अंदर। सेल की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। ग्रोथ इंक्रीज मतलब सेल का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज उसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगी और प्रोटीन की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमने देखा है प्रोटीन्स। बेटा एक टर्म होती है इंजाइम्स। इंजाइम्स किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो यूज़ होता है सेम इंजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ हमारे पास इंजाइम्स की फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पे हमारे पास इंजाइम्स की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, इंक्रीज इंजाइम्स, नंबर ऑफ इंजाइम्स जो इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है एस फेज। एस से नाम से जाहिर हो रहा है ये होगा सिंथेसिस फेज। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया जाएगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कॉपी कर लेना। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है इसमें भी डीएनए को रेप्लिकेट मतलब कॉपी किया जाएगा।
अब जो एंजाइम्स हमने यहाँ पे हमने कहा था प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब प्रोटीन्स क्या है, एंजाइम्स भी किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन से। तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी हुई थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम्स यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी जिनकी, उनको हम यहाँ यूज़ करेंगे। एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन करवाने के लिए। यहाँ पे ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है बिफोर एस फेज। अब जब एस फेज हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास सिंथेसिस हो गई है, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे। इसकी क्या हो गई है, इसकी डुप्लीकेशन हो गई क्रोमोसोम्स की। अब टू क्रोमोसोम्स हो गए, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटाइड्स, क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच है। और ये जिस पॉइंट्स पे अटैच होते हैं इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अच्छा बच्चे, होता कुछ यूँ कि ये सेल है, सेल में यहाँ पे क्रोमोसोम से यहाँ पे टू पोल्स होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, और इस तरीके से सेल क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज जो है तो ये बेसिकली जीवन फेज के बाद आता है, इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। ये यहाँ तो टेम्परेरी होगा, यहाँ परमानेंट होगा। टेम्परेरी वहाँ पे होगा, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज होती रहती है, लेकिन कुछ सेल अपनी स्पेसिफिक लेंथ पे आके डिवाइड करना बंद हो जाते हैं। लाइक हमारे पास किडनी के सेल्स हो गए, लीवर्स के सेल हो गए। और इनडेफिनेट टाइम हो गया, जैसे कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो दोबारा से हम उन्हें ना दोबारा से रीजनरेट नहीं करते, लाइक नर्व सेल हो गए, आइस के सेल हो गए। तो ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ये वापस से रीजनरेट नहीं करते, या ये ज़्यादा देर तक अपने आप को डिवाइड नहीं करते, इनडेफिनेट टाइम कह देंगे, और न्यूरॉन सेल्स इसी एग्जाम्पल में आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में बेटा हमारे पास टू टाइप्स आ जाती है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस। इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको हम लोग मज़ीद उसको देखेंगे। और सेल साइकिल, तो बेटा ये हमारे पास आई है सेल साइकिल की डेफिनेशन। सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड। देखो, ये हमारे पास छोटा सा सेल है। अब इसमें क्या होगा, सीरीज ऑफ इवेंट होंगे, ठीक है। लाइक इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिज इंक्रीज़ होंगी, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिज इंक्रीज़ हो रही हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, माइटोटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये सेल जो है, यहाँ कहता है इवेंट्स होंगे फ्रॉम अ टाइम सेल प्रोड्यूस हो जाएगा अनटिल, जब तक सेल अपने माइटोटिक फेज़ में नहीं आता, मतलब एम फेज़ तक नहीं आ रहा। और जब वो एम फेज़ में आएगा एंड प्रोड्यूस, और जब वो यहाँ पे आएगा बेटा, तो जब यहाँ पे आने तक सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है, और सेल क्या हो चुका है, अपने माइटोटिक फेज़ में आ गई। ये सर्कल जो है ना थोड़ा सा हो गया है ख़राब। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा सर्कल होगा, ठीक है। माइटोटिक फेज़ में आए तो अब ये सेल है, ये रेडी है टू सेल्स में डिवाइड होने के लिए। सेम डेफिनेशन में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा सीरीज ऑफ इवेंट की हम बात करेंगे, वो टाइम सेल में होंगे, यहाँ तक होंगे कि सेल अपने माइटोटिक फेज में आ जाए। लाइक सेल अपने एक पूरे इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज है, इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है, क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन हो चुकी है, एंजाइम्स रेडी हैं। अब सेल डिवाइड हो गया है अनटिल इट कंप्लीट माइटोसिस। माइटोसिस कंप्लीट होगा। माइटोसिस क्या है, डिवाइडिंग फेज है, जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाएगा टू में और प्रोड्यूस कर देगा टू न्यू सेल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। और माइटोटिक फेज कौन सा होगा, माइटोटिक फेज में बेटा हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ हम बात करेंगे माइटोटिक फेज की। माइटोटिक फेज जिसे हम लोग कह रहे हैं एम फेज। इसकी दो टाइप्स बेटा आ जाती हैं, एक होता है माइटोसिस, और सेकंड वन हमारे पास आती है मियोसिस। इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। जी बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशन ऐड की हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप एक दफ़ा देख लें कि सेल किस तरीके से डिवाइड होता है। इसमें बताता है कि जो ज़्यादा सा रीजन जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस होगा जिसे हम प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज होगा, इसमें S1 का बता रहा है वो हमें, और उसके बाद वो हमें बता रहा है जीवन का क्या होगा, और सिंथेसिस किस तरीके से होंगे, जीवन क्या होगा, G2 क्या होगा, और एस फेज में क्या होगा, ठीक है। तो आप इस एनिमेशन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी बेटा बात समझ नहीं आती, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग ईजिली मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है।
और जी बेटा फाइनली इस तरह से सेल हमारे पास क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने इंटरफेस वगैरह की जो बात की हुई है, प्रोफेस, टेलोफेस, मेटाफेस, इन सब की, इनको लेके परेशान मत होइएगा। ये नेक्स्ट अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास यही लेक्चर होगा कि हमने माइटोसिस की पूरी सीरीज़ देखनी है, उसमें हमारा ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होप सो इट इज़ क्लियर फॉर यू।